मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत तब मानी जाती है जब भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ। ऐसा नहीं कि मुगल काल समाप्त हो गया था, लेकिन हाँ, जो मुगल काल के शक्तिशाली शासक थे औरंगजेब तक, है ना, वो समाप्त हो गए थे। 1707 से लेकर के 1757 तक आपका संक्रमण काल था, और आप मान सकते हैं कि 1757 से 1947 तक का काल जो है मुख्य रूप से मॉडर्न पीरियड में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। हालांकि कोई फिक्स लाइन नहीं है, उसको ध्यान से हटा दीजिए। चूंकि परीक्षा के डेट्स घोषित हो चुके हैं 12 सितंबर, चूंकि ऑफिशियली वेबसाइट पर आ गया है, इसलिए अब कोई अविश्वास का कारण नहीं है। तीसरी लहर आने की संभावना भी चूंकि क्षीण होती जा रही है, इसलिए इस डेट को आप लोग कन्फर्म मान करके चलिए। डेट्स आ गया है तो थोड़ा सा रणनीति में आपको परिवर्तन करना होगा। जो 25-30 दिन बचे हुए हैं, तो उसी के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको रणनीति में परिवर्तन प्रदर्शित होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो यहाँ तो मैं नोट्स दे दूंगा क्लास के अंत में, लेकिन अभी फिलहाल में क्या क्या प्रश्न बन सकता है पुर्तगाली से, क्या प्रश्न बन सकता है डच से, फ्रेंच से, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से और डेनिश से, एक दो प्रश्न है ना, उन प्रश्नों पर चर्चा हम लोग सिर्फ कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ था, कंपनी के रूप में तो नहीं, वास्को डी गामा का आगमन हुआ था पुर्तगाल से। तो वहाँ से जो जो प्रश्न बनते हैं वहाँ पर हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला जो बनेगा आपका कि कब आया था वास्को डी गामा, तो यह 1498 में आया था। किसने स्वागत किया? जब वास्को डी गामा कालीकट आया तो केरल के राजा ने स्वागत किया, और उससे उस समय जमोरिन कहा जाता था। पहला फैक्ट्री कहाँ पर बनाया गया पुर्तगालियों के द्वारा, यह तीसरा प्रश्न है। तो एक कालीकट में 1500 में बनाया गया था, 1525 में बंद हो गया। अब पुर्तगालियों के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स जहाँ से प्रश्न आपके रहते हैं। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, 1505 से 1509 तक। अब आगे आइए, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? सबसे शक्तिशाली गवर्नर हुआ, वो था अल्ब्यूकर्क। पूरा नाम जो था अल्फांसो डी अल्ब्यूकर्क, 1509 से 1515 तक रहा। इसका वर्क क्या था? इसके वर्क से भी प्रश्न रहते हैं। पहला, इसने गोवा जीता था, और दूसरा, इसने भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया था। दो ही वर्क आपको याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का इसलिए महत्व है कि आपका जो एक गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसके साथ हाथापाई करते हुए बहादुर शाह समुद्र में गिर गया था और डेथ हो गया था। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में मैंने पहले भी बताया था, मध्यकालीन भारत को जब पढ़ा रहा था, कि बहादुर शाह की मृत्यु कैसे हुई थी। ओके, आगे आइए, 1530 नीनो डी कुन्हा का जो दूसरा एक काम था, राजधानी को गोवा से कोचीन स्थानांतरित किया। अगर आता है कि गोवा से कोचीन 1530 में कौन सा पुर्तगाली गवर्नर ले गया, तो नीनो डी कुन्हा हो जाएंगे। 4 नंबर आइए, मार्टिन अल्फांसो डी सूजा, पुर्तगीज गवर्नर, जिसके साथ कैथोलिक संत फ्रांसिस्को जेवियर आया था। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ आया? पुर्तगाली गवर्नर के साथ। ओके, और 1661 में पुर्तगालियों के द्वारा कौन सा ऐसा शहर था भारत का जिसे ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप दे दिया गया था? तो यह बम्बई था, याद रखिएगा, है ना, दहेज में दिया था बम्बई 1661 में। पुर्तगालियों के कब्जे में 1961 तक कौन कौन सा भारत का स्थान रहा? तो गोवा, दमन और दीव। पुर्तगालियों का किस चीज पर एकाधिकार प्राप्त था जब तक उसका प्रभाव रहा भारत में? काली मिर्च या गोलकी। पश्चिमी तट की प्रमुख बस्ती कौन कौन थी पुर्तगालियों की? तो कालीकट, कोचीन, कन्नौर, मंगलोर, सूरत, है ना, इसको याद रखिएगा। कालीकट का डेट याद रख लीजिएगा 1500, और सूरत का 1599। दो डेट आप याद रख लेते हैं, काफी होगा। आगे आइए, पूर्वी तट की कौन कौन सी प्रमुख बस्ती थी?
पुर्तगालियों की, तो चटगांव, हुगली और बंदेल। तो हुगली जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर के काल में यह बना था, और बंदेल जो था शाहजहां के काल में बना था। यहां से 2 प्रश्न आपका हो गया। और अगला जो है कॉर्टेज, पुर्तगालियों के संदर्भ में पहला बार कॉर्टेज कब जारी हुआ? 1502 में। कॉर्टेज क्या था? तो जब भी आपका विदेश समुद्री यात्रा से जाना होता था तो पुर्तगालियों से एक तरह से अनुमति पत्र लेना पड़ता था, चाहे वो मुगल हो या साउथ के अहमदनगर हो, कालीकट के जमोरिन हो, सभी ने कॉर्टेज लिया पुर्तगालियों से। काली मिर्च के अलावा जो आपका यहाँ पर आ रहा नील, हाथीदांत, मलमल का व्यापार भी इन लोग करते थे। चलिए डच से अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कब गठन हुआ? 1602। पहला इसका फैक्ट्री कहाँ था? 1605 में मसूलीपट्टनम में। और इसके बाद कुछ प्रमुख फैक्ट्रियों के स्थान को आपको याद कर लेना है। पुलिकट, सूरत, करेकाल, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, है ना। और डचों का मुख्यालय 1660 में भारत में कहाँ बना? तो पुलिकट से नेगापट्टनम जो है स्थानांतरित हो गया। और इसके अलावा जो आपका करना है, इन लोग क्या चीज़ का व्यापार करते थे? तो सिल्क, सोरा, नील इत्यादि का निर्यात करते थे। इनकी प्रमुख फैक्ट्री का जो आपका साउथ इंडिया में जो था उसको कर लीजिएगा, गोलकुंडा, नागलवांचा, और बंगाल में जो था मालदा और खाकुल। कंपनी का संचालन का, मैनेजमेंट का क्या नाम था? जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसी तरह से डचों का जो नाम था जेंटलमैन 17, यानी कि यहाँ पर 17 डायरेक्टर होते थे। गोलकुंडा के शासक के द्वारा क्या सुविधा दिया गया? तो पहले आयात निर्यात उस क्षेत्र से, गोलकुंडा मीन्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से सब इलाका हुआ, तो 4% वार्षिक शुल्क आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी गोलकुंडा के शासक के द्वारा। और 1612 में क्या किया गया? जो मैंने जितना भी सामान आना जाना था वो 4% देना पड़ता था डचों को, गोलकुंडा के शासक को, लेकिन बाद में इसे ईयरली कर दिया 3000 पैगोडा, कि 3000 पैगोडा ये उस रुपया के टाइप का था, आप दीजिए और साल भर आराम से जो है व्यापार वगैरह कीजिए, आयात निर्यात कीजिए। और 1676 में अंततः पूरी तरह से माफ कर दिया गया। तो 1612, 1616 याद रखिएगा। मुगलों के काल में भी आपको कुछ जहांगीर के साथ क्या रिलेशन था, और शाहजहां और औरंगजेब, इन लोगों ने भी काफ़ी छूट दिया था डचों को। यहाँ पर से कुछ 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1759 में बेदरा की लड़ाई में किससे ये हार गए थे, जिससे भारत में इनका प्रभाव समाप्त हो गया था? तो यह होगा अंग्रेजों से हार गए थे। अब आइए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, और 1600 ईस्वी में 15 वर्ष के लिए रानी एलिजाबेथ ने पूर्वी व्यापार यानी कि भारत के इलाके के लिए पूरी तरह से एकाधिकार प्रदान कर दिया गया था। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस कब आया था जहांगीर के दरबार में? वो प्रश्न बनता है। 1609 में आया था। जहांगीर ने उसे कितने का मनसब दिया था? 400 का मनसब दिया था। पहला फैक्ट्री खोलने की अनुमति कब दी गई और कहाँ दी गई? तो सूरत में 1613 में। और सर टॉमस रो कब आया था अंग्रेजी राजदूत? तो ये आपका 1615 में आया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 1698 में किन किन क्षेत्रों की जमींदारी दे दी गई थी अंग्रेजों को मुगलों के द्वारा, जो बाद में कोलकाता के रूप में विकसित हुआ? तो 3 गांव था, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। शॉर्ट फॉर्म इसका जो है ट्रिक है वो है आपका शिकागो। सुतानुती में 1700 ईस्वी में किलाबंदी हुआ और इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ओके, अध्यक्ष इसके चार्ल्स शायर थे फोर्ट विलियम के। बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर इसका अधिकार दिया गया। ओके, फोर्ट विलियम का अधिकार कहाँ मिला? सुतानुती का बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर। दूसरा जो फैक्ट्री था मद्रास में, इसका नाम सेंट जॉर्ज रखा गया। और मसूलीपट्टनम और अरमा गांव, मैंने साउथ का ये फैक्ट्री है, 1611, अरमा गांव 1626, पूर्वी तट इस फैक्ट्री के अधीन रखे गए। ओके, और चंद्रगिरी के राजा की अनुमति से फ्रांसिस डे के द्वारा इस फैक्ट्री को स्थापित किया गया था, सेंट जॉर्ज को। बम्बई का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको दहेज में कब मिला था? ब्रिटिश
चार्ल्स द्वितीय को, जो ब्रिटिश राजा थे। तो ये मिला था 1661 में, और इसे 1668 में चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कि लीज पर दे दिया बॉम्बे को, है ना। अगला जो आपका आ रहा, बॉम्बे के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे। जैसे कोलकाता के अधीन बिहार, बंगाल, उड़ीसा था, तो बॉम्बे के अधीन जो था आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भड़ौच इत्यादि क्षेत्र में जो जो किले थे सारे बॉम्बे के अधीन थे। ओके, 1720 में किलेबंदी किसने किया बॉम्बे का, चार्ल्स बुन, ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है। और कंपनी के द्वारा सिक्का कहाँ ढाला जाता था, तो बॉम्बे में ही ढाला जाता था। अब आइए 1632 में 500 पैगोडा के भुगतान पर पूरे राज्य में स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी, तो गोलकुंडा के शासक। 1687 में ही मिला है गोलकुंडा मुगलों से, तो 1632 तक गोलकुंडा का शासक ही होगा। और बाद में जब गोलकुंडा का नियंत्रण समाप्त हो गया, यानी कि उस क्षेत्र से, और गोलकुंडा पर मुगलों ने विजय प्राप्त कर लिया, तो औरंगजेब और फर्रुखसियर ने भी, जो भी गोलकुंडा के शासक के द्वारा सुविधा दी गई थी अंग्रेजों को, बहाल रखा गया। अब आगे आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजमेंट, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, इसमें 26 मेंबर्स होते थे। 26 में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, बाकी मेंबर्स होते थे, सदस्य होते थे। और इनका चुनाव उन्हीं लोग कर सकते थे जो शेयर धारक थे। शेयर धारकों के समूह को कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, जो महारानी थी वहाँ की एलिजाबेथ, वह भी शेयर धारकों में से एक थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ था, लंदन में था। इसका अधिकार कुछ न्यायिक था, कुछ विधिक भी था, न्याय भी कर सकते थे अपने सदस्यों के साथ, और कुछ नियम कानून भी सामाजिक परंपराओं के अनुसार बना सकते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यधिक जो अधिकार दे दिया गया इस क्षेत्र में, तो वहाँ के जो अन्य व्यापारी थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा विरोध के स्वर उठने लगे। उनके द्वारा कहा गया कि हम लोगों को भी पूर्वी व्यापार में अधिकार चाहिए, हम लोगों को भी करना है। यही कारण था कि 1708 में मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन ईस्ट नामक कंपनी बनी। लेकिन फिर भी सबसे अधिक प्रभाव किसका बना हुआ रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक जानकारी और दे रहा हूं आपको कि उसके ऑफिस जो बंद हो गए थे 2-3 वर्षों पहले, फिर से वहां खोले गए हैं। बंगाल के शासक थे शाह शुजा, उन्होंने 2 निशान दिया, एक 1651, दूसरा 1656। 1651 निशान मीन्स आदेश, अधिकार पत्र, है ना। 3000 रुपये प्रति वर्ष पर सुविधा दी गई कि वो बंगाल में कहीं भी अंग्रेज लोग व्यापार कर सकता था। और 1656 में जो दूसरा निशान आया, सीमा शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया शाह शुजा ने। वो गवर्नर था इसलिए सुल्तान वर्ड यूज हो रहा है। शाइस्ता खान ने 1686 में इसे सुनिश्चित कर दिया कि जो भी शाह शुजा ने बंगाल के संदर्भ में निशान जारी किया है, उसको मुगल शासक यानी कि शाइस्ता खान मीन्स औरंगजेब का जो ये था गवर्नर था वहाँ, उसने भी मान्यता दे दी। इधर 1686 में मान्यता मिलता है अंग्रेजों को, उधर 1686 में सूरत को अंग्रेज लूटते हैं, जिसके कारण औरंगजेब के द्वारा 1.5 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया। उड़ीसा में जो 2 फैक्ट्री था वो 1633 में ही बना था, हरिहरपुर और बालासोर। जॉन सुरमन एक बार जब आया फर्रुखसियर के दरबार में, तो वहाँ से भी प्रश्न बनता है कौन सा ऐसा डॉक्टर था जिसने फर्रुखसियर के किसी ऐसे रोग को ठीक कर दिया था जो बहुत लंबे समय से वह ठीक नहीं हो पा रहा था। तो वह डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन। और इसी से खुश होकर के मैग्ना कार्टा दिया गया, आदेश दिया गया, पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा में बहुत सारे अधिकार उस मैग्ना कार्टा के माध्यम से अंग्रेजों को प्रदान कर दिया फर्रुखसियर ने। 1717 की यह घटना है। अब आइए डेनिस का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न इनका आता है, तो एक तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1616 में हुआ। और इनका 2 प्रमुख फैक्ट्री यहाँ पर जो था, एक 1620 में ट्रेंकोबार तमिलनाडु में और 1676 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में था। इनका मुख्यालय से प्रश्न रह सकता है कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, तो यह श्रीरामपुर में था, ओके, वेस्ट बंगाल में। 1845 में यह क्या करता है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी सारा का सारा अपना जितना भी एरिया था
अंग्रेजों को बेच करके वापस यूरोप चला जाता है। 1845 में ये धार्मिक कार्यों पर विशेष रूप से बल दिया, इससे राजनीतिक ऐसी महत्वाकांक्षा जो है डेनिशों की नहीं रही। फ्रेंच की आ जाइए तो पहला जो यहाँ में इम्पोर्टेंट बनता है FEIC, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, F मीन्स फ्रांस, का गठन कब हुआ है? 1664 में कोलबर्ट के द्वारा गठन हुआ था और इसे डेस इंडेस ओरिएंटल भी कहा जाता था। लेकिन जिस ढंग से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से काफ़ी हद तक स्वायत्त था, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस सरकार से बहुत ज़्यादा स्वायत्त नहीं था। इस चीज़ को थोड़ा सा केयर कीजिएगा। और पहला फैक्ट्री कब बना? डेनिश का मसूलीपट्टनम में बना, अंग्रेजों का सूरत में। इसका जो बना सूरत में, अंग्रेज और फ्रेंच का कहाँ बना? सूरत में, और डेनिश का मसूलीपट्टनम साउथ इंडिया में। 1668 में फ्रैंकोइस फायरन के द्वारा सूरत में बना। दूसरा जो बना मसूलीपट्टनम में इन लोगों का बना सेकेंड नंबर में, है ना, फ्रेंच का। 1669 में मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा में जो पड़ता है वहाँ बना माराकर के द्वारा। और फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी में फिर बनाया गया 1676 में, है ना। पांडिचेरी को उस समय बोलते थे बलिको इंछापुरम। और 1690 में बंगाल का चंद्रनगर प्राप्त किया, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं पांडिचेरी हो गया है और फिर मसूलीपट्टनम हो गया है, चंद्रनगर हो गया है। तो ये सब इसके प्रमुख हो गए, है ना, जिस पर पांडिचेरी पर लंबे समय तक कब्जा भी रहा। पांडिचेरी 1954 में आज़ाद हुआ फ्रांस से। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी जो थे यूरोपियन कंपनी के हाथ में ही थे। और फ्रांसीसी कंपनी के सर्वोच्च अंग को क्या कहा जाता था? तो सुपीरियर काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। और पांडिचेरी की किलेबंदी किसकी अनुमति से की गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा? तो संभाजी के अनुमति से, जो शिवाजी का पुत्र था संभाजी, 1689 में। और माहे और करिकम में कब कब फैक्ट्री बना? 1725 और 1739 में। एक बहुत ही, जैसे वेदारा का लड़ाई जो 1759 में हुआ, डचों को हरा दिया था अंग्रेजों ने, उसी तरीके से वांडीवास का लड़ाई जो हुआ 1760 में, और इसमें फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। और एक समझौते के तहत पांडिचेरी का जो यनम, करेकाल वगैरह, माहे, पांडिचेरी, ये सब जो है ये सारा पांडिचेरी में रहा, और बाकी जो है अंग्रेजों को पूरी तरह से मिल गया पूरा भारत का क्षेत्राधिकार। बाकी जितने भी यूरोपियन शक्तियाँ थीं, बेदारा युद्ध और वांडीवास युद्ध के बाद उनका नाम मात्र का यहाँ पर प्रभाव भारत में रह गया, है ना। और 1954 में अंततः पांडिचेरी भारत, स्वतंत्र भारत का अंग बना, है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं, नोट्स को केवल देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से सारे प्रश्न आ जाएंगे यूरोपियन कंपनी से। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे मुगलों का पतन, है ना, मॉडर्न में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब